बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई की शरह भी बढ़ गई है। सस्ते बाजारों में सब्जियां, फल, ग्रोसरी और कपड़े की कीमतों में 10% तक इजाफा हो गया है। सस्ते बाजार महंगे होने से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई की शरह भी बढ़ चुकी है। सस्ते बाजारों में सब्जियां, फल, ग्रोसरी और कपड़े की कीमतों में 10% इजाफा देखा गया है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। गौहर बताएगा। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई की शरह बढ़ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई की शरह भी बढ़ गई है। सस्ते बाजारों में सब्जियां, फल, ग्रोसरी और कपड़े की कीमतों में 10% तक इजाफा हो गया है। सस्ते बाजार महंगे होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने से महंगाई भी बढ़ चुकी है। सस्ते बाजारों में सब्जियां, फल, ग्रोसरी और कपड़े की कीमतों में 10% इजाफा हो चुका है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सामने लेके आए तो अभी आपके साथ एक ग्रुप बना लेते हैं। मैं अभी 15-20 दिन ना अभी बेसिक मामला तय करवाने में लगा हूँ, तो ही विल कीप यू अपडेटेड। हाँ, वो आपको कन्वे कर दिया। हमारा सिर्फ कैमरामैन ही आ जाए ना, आप लोग बैठे रहे, हम आपसे नहीं, वो आपको पूरा इंशाल्लाह 30 सेकंड की इंस्ट्रक्शन बनाकर हम चले जाया करेंगे। अब जितनी आपकी मजबूरी है ना, उतनी हमारी भी बन गई। डोंट नीड टू वरी। शाना बशाना है सर, 24 आवर है, और जो हमसे हो सकेगा तब हम बस अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ करे, बुरा हो तो उसको क्रिटिसाइज करे। वेरी गुड। मेरी नॉर्मली ना थोड़ी ठाठा हो जाती है इनके साथ कभी कभार, लेकिन इनके साथ कभी हुई नहीं। ये वो दौड़ कभी नहीं हुई। ये आते हैं, वीडियो बनाई हमारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप रोही पर देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरे की क़यादत ज़िलई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने की है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जुनेद अनवर। जुनेद बताएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस वक्त मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत ज़िलई अमीर जो है वो कर रहे हैं। सब बात भी करेंगे उनसे। डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है, 25 रुपए से ज़ायद इजाफा हुआ है। जमात इस्लामी भी सरापा एहतजाज है, क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोल की कीमत जो पहले की गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, 75 रुपए, बल्कि इससे भी कम होनी चाहिए। लेकिन जिन माफियाज ने पेट्रोल को ब्लैक किया और 1 महीने तक आवाम को जलील किया, उन माफियाज को सामने लिया जाए। लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आपने चीनी माफिया और आटा माफिया की रिपोर्ट तो मंजर आम पर ले आए, लेकिन उसके बाद उनको बैरून मुल्क भेज दिया। और आज भी यूटिलिटी स्टोर जो है वही जहांगीर तरीन की मिलों से जो है वो चीनी ले रहे हैं। ये सूरत हाल है कि आप लोगों को दिखाते कुछ और हैं। तब्दीली के नाम पर जो धोखा दिया गया है अवाम को, इस वक्त अवाम जो है अपनी जिंदगी से अजीरन है, और इसका वाहिद हल अब इस वक्त अवाम की आवाज है कि ये हमारी गर्दनों से पे जो सवार किया गया है, इस तब्दीली को खत्म किया जाए। बिल्कुल, क्या कहेंगे जी अतर अजीज साहब? पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है और जमात इस्लामी इसरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी 22 करोड़ अवाम की तर्जमानी का फर्ज अंजाम देते हुए इस वक्त सड़कों के ऊपर है। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल का इजाफा नहीं किया, मैं समझता हूं डकैती की है कि पेट्रोल दुनिया के अंदर $41 फी बैरल था। ओगरा ने दोपहर को जो समरी दी वो 7 रुपए कम की थी, लेकिन शाम को बगैर ओगरा की इजाजत के, बगैर काबीना की मंजूरी के हुकूमत ने 100 रुपए पेट्रोल का रेट करके लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला। और ये डाका डालने वाला कोई और नहीं, इस मुल्क का ये सिलेक्टेड वजीर आज़म है। जी बिल्कुल, जो जमात इस्लामी के जो अहदेदारान है वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है तब्दीली के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सवाली से आगे बढ़ेंगे। खानेवाल में भट्टा मजदूरों का महंगाई के खिलाफ अवान चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि आटा, चीनी और घी की कीमतें पहुंच से दूर है। मुजाहिरीन का आटा, चीनी और घी की कीमतें कम करने का मुतालिबा। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अदी मुगल।
جی بالکل، بٹا مزدوروں نے اوان چوک خانے وال پر مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ مہنگائی میں جو ہے وہ کمی کی جائے اور ان کی جو اجرت ہے روزانہ کی اس میں بھی اضافہ کیا جائے. مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ یہ احتجاجی مظاہرہ کرنے والے بٹا مزدور موجود ہیں. جی بتائیے گا کہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں آپ مہنگائی کے خلاف، خاص طور پر کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. یہ بٹا مزدور صرف مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ان کا مقصد کوئی کسی کی تسلیل نہیں ہے، نہ کسی کو گالی دینا، نہ کسی کو برا والا کہتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جب کرونا تھا، کرونا کے دنوں میں، لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ 12,000 روپیہ فری انسان کو ایمرجنسی پروگرام کے تحت دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم نے بے شمار رجسٹریشن کی، تقریباً 3,000 کے قریب میں نے خود رجسٹریشن کی، جس میں سے بامشکل 50 لوگوں کو وہ پیسے ملے. ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پیسے ہمارے کہاں ہیں، ہمیں وہ پیسے کیوں نہیں ملے؟ کیا وہ ہم اس کے اہل نہیں تھے؟ ہمارے تو گھر بھی اپنے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس بھی نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود وہ ہمیں پیسے نہیں دیے گئے. اوپر سے جو ہمیں بے تعبیر خواب دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو یہ ملے گا، فنڈ ملے گا، ادھر سے ہوگا. ایک تو کمر توڑ مہنگائی نے ہماری جان نکال رکھی ہے. اوپر سے ان لوگوں نے اس نوٹیفکیشن میں بھی جو نیا آنا تھا وہ بھی روک دیا، وہ بھی بٹھا مزدوروں کو اس میں اجرتیں نہیں کی. مزدوروں کے مطالبات کو نہیں مانا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آٹا بھی مہنگا ہے، چینی بھی مہنگی ہے، گھی بھی مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے اور یہاں پر پیٹرول بھی مہنگا ہے. دیکھیں پہلے 75 اب 25 روپے ایک ہی دن میں پیٹرول کا، پہلے کا انتظار بھی نہیں کیا. مجبور پریشان ہے، 4 دن تک بھٹا مزدوروں کا چولہا نہیں جلتا. روڈ پہ آنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو روڈ پہ ہی آ گئے ہیں، ہمارے پاس یہ آخری حل تھا اور یہ بالکل روڈ پر آ گئے. بھٹا مزدوروں کا مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری ہے. محمد عدیم مغل آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی کی شرح بھی بڑھ گئی ہے. سستے بازاروں میں سبزیاں، پھل، گروسری اور کپڑے کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ ہو گیا. سستے بازار مہنگے ہونے سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے گوہر رحمان. گوہر بتائے گا. جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے جو اثرات ہیں وہ ملکی معیشت پر اثر انداز ہونے لگے ہیں. مہنگائی کی شرح میں ایک ہفتے کے دوران اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ملتان میں جو سستے بازار لگا کرتے تھے ہفتے میں ایک روز کے لیے، وہاں پر بھی جو اشیاء خرد و نوش ہے، سبزی ہے، کپڑا ہے اور دیگر جو گروسری کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تقریباً 10% اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن جو کاسٹ ہے وہ ان کی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 25 روپے جو اضافہ کیا گیا، اس کی وجہ سے جو تمام جو اشیاء خرد و نوش ہیں جو جمعہ بازار میں عام طور پر سیل کی جاتی ہے، سستا بازار کہلاتا ہے، مہنگی ہو چکی ہے. خریدار بھی آ رہے ہیں، انہیں بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. یہاں پر ہمارے ساتھ خریدار موجود ہے. آپ بتائیے گا کیا کہیں گے؟ پیٹرول مہنگا ہوا، پچھلے ہفتے میں سبزیاں کم ریٹ میں تھی، آج زیادہ مل رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ جی مہنگائی تو دن پر بڑھتی جا رہی، کم تو نہیں ہو رہی ہے. صرف ٹی وی میں کم ہوتی ہے اور ویسے تو کوئی کم نہیں ہوتی ہے مہنگائی. وہ بول دیتے ہیں سستی ہو جاتی ہے لیکن ملتی نہیں ہے. چیز سستی ہو جاتی ہے لیکن ملتی نہیں ہے. وہ جو یہ بتائیے گا پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے ریٹس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ ہے، بہت زیادہ ریٹ ہے، ہر چیز کا زیادہ ہے. بھنڈی پچھلی دفعہ 100 روپے کلو تھی، ابھی 120 روپے ہے. جو بھی چیز ہر چیز کے ریٹ زیادہ ہو رہے ہیں، کم تو کسی چیز کے ریٹ نہیں ہو رہے. پیٹرول بڑھ گیا ہے، جس سے پوچھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول بڑھ گیا ہے، ہر چیز بڑھ گئی ہے. جس سے بات کرتے ہیں کہ مہنگی کیوں، پیچھے سے مہنگی آتی ہے. اب کیا کریں، ابھی ہر چیز مہنگی ہے. ابھی آج بالکل دیکھیں خریداروں کا یہی کہنا ہے. بہت شکریہ گوہر، آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. ڈائریکٹوریٹ آف سوشل سیکورٹی مظفر گڑھ کے افسران کے خلاف 56,68,000 کی مالی بے ضابطگیوں کا کیس. کمشنر سوشل سیکورٹی تنویر اقبال تبسم نے مالی بے ضابطگی کیس کی انکوائری نمٹا دی ہے. افسران کو سخت سزاؤں کا سامنا. بہاولپور میں تعینات جونیئر کلرک شہباز کفور کو نوکری سے برطرف کرتے ہوئے 34 لاکھ روپے کی ریکوری ڈال دی گئی. ڈی جے خان میں تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن غلام سجاد خان کی تنزلی اور 11,44,000 روپے کی ریکوری کی سزا. سوشل سیکورٹی سب آفس خانیوال کے سوشل سیکورٹی آفیسر مسعود صادق کی تنزلی اور 4,09,000 کی ریکوری کی سزا سنائی گئی ہے. سوشل سیکورٹی رحیم یار خان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن محمد یوسف کی تنزلی اور 32,000 روپے کی ریکوری کی سزا. ڈائریکٹر محمد اسماعیل خان، ڈائریکٹر سرفراز احمد، اکاؤنٹس آفیسر محمد یعقوب اور نذیر احمد کی 2 سالہ انکریمنٹ روک دی گئی. اجاز احمد، تسلیم رضا اور اشفاق احمد کو الزامات سے بری، جبکہ تنویر فلک اور شکیل اختر ندیم کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا. ملتان میں پینشنز لینے والے بزرگوں کی بینکس کے باہر لمبی لائنز، خواتین بھی موجود. شہری کہتے ہیں گھر میں پینشنز نہیں پہنچائی جا رہی، جس کی وجہ سے شدید گرمی میں خود بینکس کے باہر کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. اپڈیٹ کریں گے اقبال صادق.
जी, मुल्तान हुसैना का ही बैंक के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो बुजुर्ग शहरी हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो अपनी पेंशन लेने के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी और कब वो अपनी पेंशन लें। मजीद हम इन शहरियों से, बुजुर्गों से बात करते हैं कि इनको कितनी मुश्किल का सामना है। मुझे ये बताइएगा कि सेटअप तो शुरू किया गया था कि आप बुजुर्गों को घर में पेंशन दी जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, कितनी मुश्किल है, क्या कहते हैं? बहुत मुश्किल हो रही है अभी, बहुत ही मुश्किल है, परेशान है। अब क्या करें बताओ, पेंशन तो लेनी है, तो इसलिए घर से मिल जाए तो हमें बेहतर है, लेकिन घर नहीं मिल रही। घर नहीं मिल रही, कब से इंतजार कर रहे हैं? काफी सारा टाइम हो गया, काफी देर हो गई है। मुझे बताइएगा कि आपको पेंशन घर में दिए जाने का कहा गया था, लेकिन आपको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ रहा है, कितनी मुश्किल होती है आपको आने जाने में? बुजुर्ग हैं आप। हमारा तो सफर बहुत लंबा जाके लगे रहते हैं, काफी देर से बैठे, आप पता नहीं कितनी देर और बैठना पड़ेगा, कब खुलता है, कब मिलेगी। घर वाली बात तो नहीं है ना, बस ऐसे ही कह दिया दे देंगे, देते नहीं है, हमें तो आना पड़ता है फिर भी। जी बिल्कुल, बस कह देते हैं लेकिन अमल नहीं करती। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जितने भी शहरी नजर आएंगे वो सारे बुजुर्ग हैं। दूसरी तरफ मैं आपको कुछ खवातीन भी बुजुर्गों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब बहावलपुर में भी पेंशन के हुसूल के लिए बुजुर्ग पेंशनर्स दरबदर है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, ये मेरे इतराफ में खड़े वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है किसी न किसी महकमे की खिदमत की है, और आज जब रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने का वक्त हुआ है तो ये आज ज़लीलो ख्वार हैं। बैंकों के बाहर जो है ये बगैर साए के, बगैर ठंडे पानी के, बगैर की सहूलत के खड़े हैं, और पेंशन के हसूल इनके लिए जो है एक इम्तहान बन चुका है। ये इस माह नहीं बल्कि हर माह इनको पेंशन लेने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई सहूलत नहीं है किसी भी हुकूमत की जानिब से। इन पेंशनर्स के लिए नहीं सोचा गया कि ये उम्र के आखिरी हिस्से में इनके लिए कोई ऐसा निज़ाम बना दिया जाए ताकि ये आसानी से जो अपनी पेंशन ले सके। आज भी लाइनों में लगे होते हैं, गर्मी के मौसम में, सख्त गर्मी में बैंकों के बाहर ये ज़लील ख्वार होने पर मजबूर हैं। आप बताइएगा कितनी मुश्किलात हो रही हैं यहाँ पर पेंशन लेने में? मुश्किलात तो बहुत होती हैं जी, जो पर्ची देते हैं पर नंबर आएगा फिर हम अंदर जाने देंगे आपको। हमने बहुत खिदमत की है, 40 साल सर्विस की है मैंने, मेरी कोई शिकायत नहीं थी, उसके बावजूद ये जलील हो रहा है। शुगर है, बताते हैं इनको भी हम बूढ़े बंदे हैं, शुगर है, हमें नंबर ज़रा पहले लगा दें। 74 साल मेरी उम्र है, 75 साल, ये बात ही नहीं सुनते, कोई भी बात नहीं सुनता। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत का कोई हमारे लिए अच्छा इंतजाम करे, कोई कार्ड बनाए या कोई ऐसा इंतजाम करे कि हमें फटाफट पेंशन मिल जाए। बस ये 12 बजे तक हम जलील होंगे यहाँ। इनका कहना है कि शदीद गर्मी में पेंशनर्स लंबी लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हैं। मोहम्मद अमीन, आप बहावलपुर से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे लिया का, जहां बुजुर्ग पेंशनर्स पेंशन के हुसूल के लिए ख्वार हो गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। आज बिल्कुल लिया में बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है पेंशन की अदायगी का सिलसिला शुरू है, लेकिन बैंक के अंदर और बाहर जो इंतजामात ना होने की वजह से, पेंशनर्स को बाकायदा अंदाज से फैसिलिटेट न करने की वजह से बुजुर्ग पेंशनर्स जो है 60, 70, 80, 90 साल के जो बुजुर्ग पेंशनर हैं वो यहाँ पर पहुंचे। शदीद गर्मी है, लेकिन यहाँ पर इंतजामात ना होने की वजह से जो बुजुर्ग जो इंतहाई परेशानी का शिकार हो चुके हैं। कुछ पेंशनर से बात करते हैं, चाचू रसेसो पेंशन वास्ते क्या मुश्किल पेश आने पे भाई आज मैं गए पाए सवेरे भाई हूँ पता बाय 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 हूँ बोले मैंने भाई जे तनख्वाह को नहीं परसों पता कराए सोमवार। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैंक के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी पेंशन की जो अदायगी है वो नहीं की जा रही। बुजुर्गों तुसा दसो क्या सूरत हाल है भाई? सर जरा ना अस तो 9 बजे आए हैं, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना काश अस मरते हैं। मैं तो मजदूर बंदा जी, साड़ी जड़ निकल गई मिसाल, और क्या करूँ? मैं कहते मैंने कोई धिक्के लेने ना दे तो जा इंदे न वञो इंदे न। मैं मैनेजर से लगा मैं है कि ना पुलिस वाला क्यों है कि पढ़ते थी धिक्का दे देती हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर इन बुजुर्ग पेंशनर्स का यही कहना है कि इंतजामात नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, ठंडे पानी का। बुजुर्गों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब बहावल नगर में पेंशनर्स को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं बहावल नगर से कासिम अली शेख से। कासिम बताएगा।
जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह लेने के लिए जो लंबी लंबी जो है बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े हैं, बहुत ज़्यादा रश है। अगर आज हम बात करें बहावनगर के टेम्परेचर की, तो बहावनगर आज जो है वो तकरीबन 42 से 46 सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर रहना, और इस शदीद गर्मी में जो है वो पेंशनर हज़रात, सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के लेने के लिए जो है वो यहाँ निजी बैंकों के बाहर मौजूद है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। यहाँ पर बैंकों के बाहर शायर तो ज़रूर किया, लेकिन किसी किस्म को जो पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को इंतहाई परेशानी है। तो यहाँ एक तनख्वाह लेने के लिए सरकारी मुलाजिम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइए कि क्या कितनी बहुत बड़ी लंबी है, कब से खड़े हैं? सर जी, मुलाजिमों के लिए लहदा काउंटर होना चाहिए। हम घंटा 2 हो गए खड़े हैं, ना पानी का इंतजाम है, ना बहुत तंगी। अभी इतना वैसे भी ये कोरोना तो फैलेगी, बीमारी का इलाज है, ये हम बड़े तंग हैं। ये आप मुझे ये बताएं, आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? मुझे 2 घंटे हो गए खड़े को। अच्छा। हाँ जी, एक तो टाइम थोड़ा है, 10 बजे खुलता है बैंक, 1 बजे बंद हो जाएगा। तो क्या मुतालबा आपका? हम तो कहते हैं काउंटर लहदा होना चाहिए मुलाजिमों के लिए, और अच्छा काम होना चाहिए, पानी का इंतजाम आवाज होना चाहिए। हाँ जी, ये थे एक सरकारी मुलाजिम जो तनख्वाह लेने के लिए यहाँ एक बैंक के बाहर मौजूद है। इनका कहना है कि मुलाजमीन के लिए जो वो अलहदा काउंटर जो वो होना चाहिए। 2 घंटे से ज़ायद जो वो यहाँ मुझे खड़े हुए, लेकिन मेरी बारी अभी तक खार हो रहे हैं। बहावलनगर से कासिम अली शेख आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की डिजिटलाइजेशन, अवामी शिकायत का निज़ाम मौसर बना दिया गया। अवाम की सफाई बारे ऑनलाइन शिकायत का अब होगा फौरी इजाला। शहरियों की शिकायत के इजाले के लिए कंपनी IT विंग को मुतहरिक कर दिया गया। अपडेट करेंगे बिलाल नियाज़ी। बिल्कुल, शहर में सफाई की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो शहरियों की काफी शिकायत आ रही थी, और उन शिकायत के इजाले के हवाले से प्रॉपर इकदाम न होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना था, जिस पर CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लतीफ खान की जानिब से एक्शन लिया गया। और इस हवाले से IT डिपार्टमेंट को अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर शहरियों को क्विक रिस्पांस सर्विस के लिए जो है इकदाम किए जाएं। तो इसलिए जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो कंप्लेंट सेल नंबर है 1139, उसको दोबारा से फाल करने का फैसला किया गया। वहां पे स्टाफ की ड्यूटीज भी लगाई गई हैं, और इस हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं कि जहां भी कोई भी शहरी की शिकायत आती है तो उसको फौरी तौर पर उसका अजाला किया जाए। जबकि उसके साथ साथ सोशल मीडिया का फोरम भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। उस हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर शहरियों के लिए पेजेस बनाए जाएंगे, और उस हवाले से वहां भी अगर कोई इस हवाले से शहरी कंप्लेन करते तो उसको भी दूर करने के लिए वहां पर सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल नियाज़ी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अभी आपको बताएं कि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जनूबी पंजाब इनाम कनी RP ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुलाकात है, ठीक है, लेकिन यह है कि इंडिविजुअल के बजाय इंस्टीट्यूशंस पे जाना चाहिए। ठीक है, हम जो चेंज करना चाह रहे हैं वो एक इंस्टीट्यूशन को चेंज करना चाह रहे हैं। मेरी जो अपनी ख्वाहिश है वो ये है कि एडिशनल IG साउथ का इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो। ये ना हो कि इनाम गनी यहाँ है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा है, जिस दिन मैं चला गया तो वो, हम एक इंस्टीट्यूशंस बनाने की कोशिश करेंगे और उसी को इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। जी 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 बताइए बताइए बताइए। ये उनके भाई हैं, ये शायद इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं आपने बात की कॉमन मैन की एक्सपेक्टेशन की। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, बाकी बात ठीक है, आम आदमी बड़ी बात करता है आपसे, सर आप तशरीफ लाए, हमें खुशी हुई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप वही मैंडेट लेकर आए हैं कि यहीं पर भी मसले मसाइल हल होंगे या जाना पड़ेगा सर? जी सर, आपके आने के बाद यहाँ की क्या एस्टैब्लिशमेंट होगी, या IG ऑफिस की तरह यहाँ भी तबादले और ड्रिफ्टों का एहतमाम भी यही होगा, और बाकी जो अफसरान ऑपरेशन का मामला है वो भी यही कहेंगे? देखिए, बात यह है कि यहाँ आने से पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, खबरों में भी पढ़ा होगा, TV पे देखा भी होगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब से हमारी मुलाकात हुई, मेरी मुलाकात भी हुई, ACS साउथ की मुलाकात भी, हम इकट्ठे थे, IG साहब भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। बात यह है कि चीफ मिनिस्टर इस चीज़ पे बहुत क्लियर है कि अगर हमारे आने के बाद यहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़ती है लाहौर की तरफ देखने की या लाहौर जाने की, तो फिर हमारा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर ACS साउथ और एडिशनल IG पुलिस साउथ वो यहाँ मसले हल नहीं कर सकते हैं और लोग फिर भी उसी तरीके से आगे लाहौर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक चीज़ को आपको जहन में रखना पड़ेगा, हमें यहाँ CPO जो हमारा सेंट्रल पुलिस ऑफिस है उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, रेप्लिका बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि आज मैं आया हूँ और मैं कल ये कहूँ
کہ سارے کا سارا کچھ میرے پاس آنا شروع ہو جائے گا اور میں یہاں ڈیسیجنز لینا شروع کر دوں گا اور سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. یہ ٹائم لے گا. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ 2 مہینے ہوگا, 3 مہینے میں ہوگا, 6 مہینے میں ہوگا. ہم آفس اسٹیبلش کریں گے, ہم یہاں پہ ساؤتھ پنجاب پولیس ہیڈ کوارٹر اسٹیبلش کریں گے, ڈی آئی جی وہاں, اے آئی جیز آئیں گے, تمام جو سی پی او کے برانچز ہیں وہ یہاں کھلیں گے, تو پھر آگے کوئی بات چلے گی. اگر وہ نہیں ہوتا تو ایک ہاف کوکڈ چیز اگر ہم کریں گے تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن مینڈیٹ پورا مینڈیٹ ہے, فل مینڈیٹ. کمی کا مسئلہ ہے, جیسے ہمارے آرپی او وسیم صاحب اچھا مینیج کر رہے ہیں ایکسلنٹ وے میں, لیکن نفری کی کمی کو کس طرح دور کریں گے؟ یہ اس پہ بھی کمی کے ساتھ اصل جو پرابلم ہے نا, آبادی کے جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اس طرح تھانے کی دکانیں بھی بڑھنے چاہیے. دیکھیں بات یہ, میں دوبارہ آئی گو بیک ٹو جو چیف منسٹر سے ہماری ملاقات ہوئی, ان سے میں نے یہ بات بڑی کھل کے وہاں پہ کی, ان کے علم میں بھی ہے. میں نے کہا ساؤتھ پنجاب جو ہے یہ ایریا وائز کے پی کے کا ڈبل ہے اور آبادی تقریباً کے پی کے برابر ہے. یہاں 27,000 ٹوٹل نفری ہے, وہاں 83,000 ہے, اور ریسورسز کا مقابلہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, سو یہی میری ان سے گزارش ہے. اور جو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جنوبی پنجاب انعام غنی آر پی او آفس میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. چلڈرن پارک پپلا خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ جھولے اور فوارہ کافی عرصے سے خراب ہے. اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں امی حوالے سے اختر مجاز. تحصیل میونسپل کمیٹی پپلا پارک جو ہے ان دنوں اپنی خستہ حالی پر نوحہ کنا ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ خضر اور پودے اگ چکے ہیں اور کئی جگہ پہ جو ٹریک ہے, واکنگ ٹریک ہے, اس کی اینٹیں اکھڑ چکی ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یہاں پہ جو بچوں کے لیے الیکٹریکل جھولے لگائے گئے تھے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں. فوارہ جو ہے وہ بھی نہیں چل رہا. گو ان دنوں پارک کو پبلک کے لیے تو بند کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے بعد اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے گی تو یہ آئے روز مزید خستہ حالی کا شکار ہوتا جائے گا. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا جی, آج اس وقت آپ پارک میں موجود ہیں, آپ واک بھی کر رہے تھے, یہ پارک کی صورتحال ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل انتہائی افسوس ہوتا ہے پارک کی حالت زار کو دیکھ کر. میونسپل کمیٹی کے پاس عملہ بھی موجود ہے, مگر عملے کے باوجود عملہ یہاں پہ سارا دن چارپائیاں توڑتا ہے اور کوئی کام جو ہے یہاں پہ نہیں ہوتا. پارک کی حالت زار انتہائی خراب ہے. ایک اکلوتا یہ پارک ہے تحصیل پپلا کا, مگر اس کی حالت زار انتہائی خراب ہے. اگر بات کریں پارک کی تو پارک کا آدھا حصہ جو ہے وہ فنکشنل ہے, جبکہ اس سے بیک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں جہاں جو جگہ نماز کے لیے مختص کی گئی ہے وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو گندگی پڑی ہوئی ہے, نماز پڑھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. اوپر لائٹوں کی اگر بات کریں تو لائٹیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, ہر طرف خضر و جھوڑیاں جو ہیں وہ اگی ہوئی ہیں. تو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اکلوتا پارک ہے اور انتظامیہ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہی. جی چلڈرن پارک پپلا خستہ حالی کا شکار ہے. اختر مجاز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. ایک بار پھر سے آپ کو لے چلیں گے ملتان, جہاں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جنوبی پنجاب انعام غنی آر پی او آفس میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ساؤتھ, لیکن کہ کچھ تھانوں میں طریقہ کار یہ بھی شاید ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے تھے کمپیوٹر سسٹم لنک ڈاؤن ہے تو وہ ہاتھ سے لکھ کے پرچی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ کسی طور ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی پرچی ورچی نہیں ہوگی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایس پیز کمپلینٹ ہر ضلع میں ہے, فعال ہے, اگر نہیں ہے اور فعال کریں گے. جو لوگ کورٹس میں جاتے ہیں اور جسٹس آف پیس اور پرچے کے لیے, ان کی 100% کیسز کی رجسٹریشن ہم انشور کریں گے. ایس پیز کمپلینٹ کو بھی ہم دیکھیں گے کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں. 8787 جو آئی جیز کمپلینٹ سیل ہے وہ بھی پرچے کروا رہا ہے. اب یہ تینوں اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے, جو میرا دفتر کرے گا اور میں کروں گا, کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سے پرچے تھے جو کہ نہیں ہو رہے تھے, جو 8787 کی مداخلت سے ہوئے, ایس پی کمپلینٹ کی مداخلت سے ہوئے, یا لوگوں کو عدالت جانا پڑا. یہ وہ پرچے ہیں جو لوگ جاتے تھے تھانے میں اور ان کے پرچے نہیں ہوتے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہمارے پاس, دیکھیں جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے آپ کے پاس چیزیں بڑی آسان ہیں. 15 پہ لوگ رنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, رپورٹ کرتے ہیں. کیا اس کو دیکھا جاتا ہے؟ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کتنے کالیں ہوئی 15 پہ, چوری ڈکیتی, موٹر سائیکل چھن گئی. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا اس کا پھر آگے پرچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا اس کی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس کو کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. سو میکینزمز اویلیبل ہیں. اگر نیت پوری ہو نا
تو اللہ راستے جو ہے وہ بناتا رہتا ہے. ایک سیکنڈ اچھا سر اور بھی اچھا پورے سوال نہیں ٹھیک ہے. میں سب سے پہلے تو ریکوری دیکھیں بات یہ ہے کہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, قانون بڑا کلیئر ہے کہ اگر پرچہ ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ملزم کو گرفتار کیا جائے, گرفتاری التوا میں رکھی جا سکتی ہے. یہ قانون میں ہے, یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں, یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. وہ کہتے ہیں اننیسیسری اریسٹس نہیں کریں گے. سو یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جاتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے اسی ٹائم آپ کے وہاں پیچھے 324 کا پرچہ ہو گیا یا 506 کا پرچہ ہو گیا اور پولیس آپ کو گرفتار کر کے لے جائے اور آپ پھر ضمانتیں کراتے پھر اور آخر میں آپ بے گناہ ہو. سو ویل انشور کہ پرچہ ہو, اس کی حقیقت تک پہنچا جائے. اگر کوئی چوری ڈکیتی ہوئی ہے, اگر ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جی ریکوری ہو. ریکوری اگر نہیں ہوتی, چوری میں نے نہیں کی ہے, میں اپنے تھانے دار سے, میں اپنے تفتیشی سے, اپنے ڈی پی او سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اپنی پوری محنت کرے اس کے لیے, اپنی پوری کوشش کرے اس کے لیے. میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی پہ جھوٹی ریکوریاں ڈالی جائیں, لوگوں سے جھوٹی ریکوریاں کی جائیں. اللہ کو جان دینی ہے, خیر کلیشے بھی اب یہ بن گیا ہے, لیکن بات یہ کہ ہم نے یہ بھی وہ کرنا ہے کہ ایکیوزڈ کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. پرچہ فری رجسٹریشن کی وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہر بندہ کلاڑی لے کے دوسرے کی گردن کاٹنے نکل جائے پولیس کی مدد سے, وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جہاں پہ غلط پرچہ ہوگا کینسل ہوگا, 182 کی کارروائی ہوگی. یہ بالکل کلیئر آپ نے اچھا کیا یہاں پہ وہ کیا کہ یہ اس کا ذکر کیا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون جھوٹے پرچے کراتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ویل میک شور کہ اس کے خلاف کارروائی ہو. ہیڈ کوارٹر کی بات, ایک منٹ سوال آیا تھا, میں اس کا جواب دے دوں. وٹنسز کے بھی, اور ہم ایک جو ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے انٹیگریٹڈ کرمنل جسٹس سسٹم. یہ بہت اچھا سسٹم ہے جس میں پولیس, جوڈیشری, پروسیکیوشن, پریزنز تمام کے پاس یہ سارا کچھ ہوگا. تو اگر ایک جھوٹا گواہ کسی ایک کیس میں جھوٹا ہو گیا اور وہ ایون کورٹ میں پیش ہوتا ہے تو جج کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کتنے مقدموں میں پہلے گواہیاں دے چکا ہے, کتنوں میں یہ جھوٹا ہو چکا ہے, اس کے خلاف 182 کی کارروائی. سو ایک انٹیگریٹڈ سسٹم انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. ساؤتھ پنجاب ہماری کوشش ہوگی, ہمارے پاس اللہ کے فضل سے یہاں پہ ٹائم بھی ہے, افسر ہمارے بہت اچھے ہیں کہ ہم وہ جو سسٹم نارملی نارتھ میں بنتا ہے اور ساؤتھ پہ لاگو ہوتا ہے, ہم ساؤتھ میں بنا کے نارتھ والوں کو بتائیں کہ یہ سسٹم چلائے جا سکتے ہیں. جہاں تک ہیڈ کوارٹر کی بات میں جواب دے دوں اس کا, پولیس ہیڈ کوارٹر جو ہے ساؤتھ کا وہ ہوگا ملتان میں اور اے سی ایس کا کیمپ آفس ہوگا ساتھ میں. اسی طریقے سے بہاولپور میں اے سی ایس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا. ایڈیشنل آئی جی جو ساؤتھ ہے ان کا وہاں پہ کیمپ آفس ہوگا. سو دونوں جگہ آفیسز ہم اسٹیبلش کریں گے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوشش اور خواہش میری یہ ہوگی کہ ہم وہ ڈاک نکالنے والے بابو بننے کے بجائے ہم کہیں جا کے فیلڈ میں لوگوں سے ملیں, لوگوں کے پرابلم سنیں, ٹورنگ پہ رہیں. سو وہ زیادہ ہماری کوشش ہوگی. جی سر, آپ نے رجسٹریشن آف پنجاب کی بات کی کہ جو مسائل وہاں جائے گا, سب سے پہلے تو جو سینٹر پہ جاتی ہے فرنٹ ڈیسک پہ وہاں پہ کنفرمیشن دی جاتی ہے, 2 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی وہ اس کو داخل دفتر کی جاتی ہے. ایک تو سر یہ ایشو ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ جو مخصوص قسم کی دفعات ہیں جیسے قبضہ گروپ ہے, 489 ہے یا دوسرے دفعات ہیں, اس کے لیے سر ڈی ایس پی ایس پی لیول تک جانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے سر جو ہوتا ہے درخواست دہندہ وہ بیچارہ حد سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اور ٹائم بھی کافی. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کوئی پچھلے 1.5 سال سے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب تھا, ٹھیک ہے, انہی چیزوں سے ڈیل کرتا تھا پورے پنجاب کے لیول پہ, اٹک سے لے کے رحیم یار خان. جو مسائل جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ سارے آلموسٹ میری نظر میں ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس کا ہم نے توڑ نکالنا ہے. میرے بالکل نوٹس میں ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر رابطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن کمپیوٹر میں ایک اندراج کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ مسئلہ جو ہے حل ہو گیا. ٹھیک ہے, اب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرا آفس ڈی پی او کا آفس یا آر پی او کا آفس نہیں بنے گا. ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کیونکہ جو باقی چیزیں ہیں, جو سپرنٹینڈنس ہے, جو کرائم ورک ہے, جو تفتیشیں, وہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں ڈی پی او پہ.
आरपीओ जो है वो उसकी इंस्पेक्शन और उसका काम करता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वहां बिठाया जाता है। मेरा ऑफिस ओवरऑल इन चीजों पे ज्यादा जाएगा। यहां से बात हुई और मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूं, बहुत अच्छा है कि मतलब आपकी बात से पहले मैं शायद इंडिविजुअल केसेस की तफ्तीश मेरे ऑफिस का काम नहीं होगा। हाँ, तफ्तीश का रुख गलत है, डीपीओ को बताना, आरपीओ को बताना, ये होगा। कोई चीज नोटिस में आती है वो बताना काम होगा। मैं इससे पहले तर्जुमान था पंजाब पुलिस का, तो जब लोग मुझसे पूछते थे कि करोड़ पक्का थाने में वो कत्ल हो गया, वो 2 मुलजिम गिरफ्तार हैं, कभी नहीं गिरफ्तार, तो मैं उसको कहता था कि मुझे तो लाहौर में बैठ के ना इसका पता है ना मैं आके वहां गिरफ्तार कर सकता हूं। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि मैं वहां बता दूं डीपीओ को, ठीक है। अभी भी मैं आपसे ये कहूंगा, और खासकर मीडिया से, कि जब आप मुझसे राब्ता करें तो आप कोशिश उसमें ये करें कि इट शुड बी ए पॉलिसी लेवल की चीज हो, ताकि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जनूबी पंजाब इनाम गनी आरपीओ ऑफिस मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया आवाम की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता है। मुझे साउथ पंजाब के लोगों की खिदमत का मौका दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नेशनल पार्क लाल सुहानरा बहावलपुर में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने पार्क से 4 हिरन चोरी कर लिए हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ और मकामी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चोर गैंग के 2 अरकान और चोरीशुदा 4 हिरन भी बरामद कर लिए हैं। नेशनल पार्क लाल सुहानरा से हिरनों की चोरी ने महकमा जंगलात की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। महकमे के मुलाजमीन से भी पूछताछ जारी है। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तालीमी इदारे बंद हुए, 4 माह गुजर गए। पंजाब की जानिब से 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान तो कर दिया गया, मगर स्कूल्स खोलने का ताहाल कोई ऐलान ना किया जा सका। अपडेट करेंगे इलिशबाज से। जी बिल्कुल, तालीमी इदारे बंद हुए तकरीबन 4 माह से ज़ायद अरसा हो गया है, जिसकी वजह से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूल सब कुछ बंद है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मार्केट्स खोल दी गई थी, एसओपीज के साथ अमल कराते हुए मार्केट्स खोल दी गई और दूसरे बाजारों में भी यही अहकामात जारी किए गए थे, जिसकी वजह से जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर तालीमी इदारे भी खोल दिए जाते, हमें बता दिया जाता कि इन एहतियाती तदाबीर के साथ तालीमी इदारे खोले जाएं तो बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना होता। मजीद मेरे साथ रिटायर्ड डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राना वलैद साहब मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। बताइएगा। गवर्नमेंट जुज़वी इदारे कुछ खोलना चाहती है जिसमें ये बेकन टाइप है, बड़े इदारे जिन पर प्रेशर है, या ब्लूमफील्ड, सिटी स्कूल, या हमारे भी कोई इदारों में से जो है ना कोई, ताकि आवाज़ ना उठे, तो लगता नहीं कि हमें इस साल ये तालीमी इदारे खुलेंगे। यानी आप कह रहे हैं जो निजी इदारे हैं जिनकी तरफ से प्रेशर है, हुकूमत वो वाले इदारे खोलना चाहती है तालीमी, बाकी जो सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं वो नहीं खोलना चाहती। लगता है ऐसे ही है कि नहीं खोलेंगे, क्योंकि इस वक्त कोरोना की तादाद आज 2,16,000 समथिंग जो है वो केसेस जो है अखबारात में, आज के कौमी अखबारात में रिपोर्ट हुए हैं। तो यकीनन रोज़ाना 4-5 हज़ार की तादाद जो है वो इजाफा हो रहा है। तो ये खोल लेंगे तब भी गर्मी की शिद्दत को भी सामने रखेंगे, और ये जाके 1 सितंबर को खोलेंगे इदारे, और वो भी जुज़वी खोलेंगे। तकरीबन 4 माह होने वाले हैं स्कूल इदारे जुज़वी खोलेंगे। बहुत शुक्रिया लिशबा, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरगढ़ में महकमा तालीम में बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ। साबिक सीईओ एजुकेशन मसूद नदीम ने 440 स्कूल्स की जाली रजिस्ट्रेशन में करप्शन की है। डिप्टी कमिश्नर ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं आमिर डोगर। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ महकमा एजुकेशन में बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ज़राए की जानिब से यह बताया गया कि साबिक सीईओ एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ मलक मसूद की जानिब से 440 स्कूल की फेक रजिस्ट्रेशन जो वो की गई और 2.25 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर करप्शन की गई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इंक्वायरी कमेटी जो वो स्टैंड कर दी गई। इंक्वायरी कमेटी में 3 अफराद जो वो शामिल हैं, जिसमें मौजूदा सीईओ एजुकेशन कौसर नदीम जो है वो शामिल, और इसके अलावा दीगर 2 अरकान भी जो शामिल है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम तर सर्टिफिकेट्स की तहकीकात के लिए भी महकमा एजुकेशन को इस
हवाले से जो वो खत लिख दिए गए और तमाम तर सबूत जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत जो वो की गई है। इस सिलसिले में ज़राए की जानिब से मजीद ये बताया गया कि सितंबर 2019 में मुबैना तौर पर ये स्कूल की जो थी वो फेक रजिस्ट्रेशन की गई, जिस पर जो मुबैना तौर पर साबिक सीयू एजुकेशन मलक मसूद नदीम जो थे वो बराह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। आमिर डोगर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, रहीम यार खान से खबर शामिल करें। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का इजलास हुआ। सदर मोहम्मद यासीन रामी की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में स्कूलों की इमारतों के किराए, यूटिलिटी बिल्स, असातिज़ा और अमले की तनख्वाहें देने की मद में हुकूमत इमदाद करे। अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। स्कूल एसोसिएशन का इजलास हुआ जिसकी सदारत सदर यासीन रामी ने की। यासीन रामी साहब, यह बड़ा अहम इजलास है क्योंकि कोविड-19 है, तालीमी अदारे बंद हैं, तो क्या फैसला किया गया? इस इजलास का मकसद क्या था? इसका मकसद बेसिकली ये था कि जो छोटे छोटे मसाइल हैं प्राइवेट अदारों को, उनको आपस में शेयर करना और डिस्कस करना। बहुत सारी बातें आज जो डिफरेंट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हजरात आए हुए थे उन्होंने शेयर की हैं। तकरीबन मोस्टली स्कूल जो है यानी कि 90% जो बिल्डिंग्स हैं हमारे पास वो सारी किराए पर हैं। रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा चूँकि वालिदैन की तरफ से फीसें नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो मालिकान हैं उन्होंने बहुत तंग किया हुआ है कि हमें किराया दें। चूँकि 20% तक फीसेस जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं, हम बिल्डिंग्स के किराए दें, बिजली के बिल दें, अदर यूटिलिटी बिल्स को देखें या स्टाफ को तनख्वाहें दें। गवर्नमेंट ने हमें एक ऑर्डर पास किया था कि 20% फीसेस में रिलीफ दिया जाए बच्चों की। हमने उन गवर्नमेंट के रूल्स को, गवर्नमेंट की बात को फॉलो किया और 20% रिलीफ दिया। बकिया किसी भी सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट ने रिलीफ नहीं मांगा। एक वाहिद डिपार्टमेंट एजुकेशन था और प्राइवेट अदारे जिनसे गवर्नमेंट ने 20% का रिलीफ लिया। इसका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है कि हमें कम से कम कोई ऐसा फंड दिया जाए, ऐसा रिलीफ फंड दे गवर्नमेंट, जिससे हम लोग अपनी बिल्डिंग्स के किराए और स्टाफ को तनख्वाहें दे सकें। स्टाफ बहुत परेशान है, अदारे बड़े परेशान हैं, उनके लिए तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। बिल्कुल मुतालबा किया गया है। इदारे परेशान हैं, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आसिम सिद्दीक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हावल विक्टोरिया अस्पताल में 2017 से शुरू होने वाला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर का मंसूबा फंड्स की कमी की वजह से अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबा मुकम्मल ना होने से बहावलपुर रीजन के ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज भी नहीं हो रहा। मौजूदा हुकूमत ने जारी शुदा फंड्स भी वापस ले लिए। अपडेट करेंगे अतुल्ला शारी। अतर बताएगा फंड्स क्यों वापस ले लिए गए हैं? जी बिल्कुल ऐसी है कि थैलेसीमिया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बहावलपुर की बात करें तो 2017 में शुरू होने वाला मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। इसके कुछ पैसे रिलीज भी हुए थे लेकिन फिर वो वापस चले गए। मौजूदा सूरत हाल क्या है और जिससे थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो किस तरह से मसाइल का शिकार हो रहे हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। सरबरा थैलेसीमिया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर डॉक्टर इरफान खान मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है? सिचुएशन यही है कि हमारा जो है वो बजट भी मंजूर हो गया था, सब कुछ हो गया था कोरोना आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 1.2 बिलियन का बजट था, तो उसमें से कुछ रिलीज भी हुए, लेकिन क्योंकि जिस तरह सारे प्रोजेक्ट के साथ हुआ तो हमारे प्रोजेक्ट भी रुक गया फिलहाल। लेकिन वी आर होपफुल कि जून खत्म हो गया है, अब हमारे जो है ना फंड्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और होपफुली हम इसको आगे लेके चलेंगे और बिल्डअप करेंगे इस सेंटर को। सर अभी तक जो बच्चे हैं वो या उनके पेरेंट्स हैं वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं? देखिए थैलासीमिया बच्चों को तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा साउथ पंजाब में प्रॉब्लम है ब्लड कैंसर का, लिम्फोमा का, जिसके बच्चे बड़े वो बेचारे धक्के खाते फिरते हैं। वो यहाँ से क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं मिलती, कोई लाहौर जाता है, कोई कराची जाता है, कोई इस्लामाबाद जाता है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका पता आपको क्या होता है अंजाम। तो हमारी कोशिश ये कि जल्दी से जल्दी ये सर्विसेज यहाँ शुरू करें ताकि जनूबी पंजाब के लोगों को भी यहाँ पर कैंसर की दवाई, जो कि ब्लड कैंसर की दवाई, यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाए। ब्लड कैंसर की दवाई मिलनी शुरू हो अतुल्ला शारी आपने अपडेट किया। इस हवाले से कोरोना की बात करेंगे। मुल्तान निश्तर अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 2 और मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 138 हो गई है। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 43 रह गई। 18 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 2 और मजीद मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 138 हो गई।
आपको अपडेट करेंगे बुरेवाला से, जहां 14 मजीद अफराद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 191 हो गई है। 95 अफराद सेहतियाब, 93 अफराद आइसोलेशन में हैं, 90 अफरादों को घर में आइसोलेट कर दिया गया है। 3 अफराद अस्पताल में दाखिल हैं, जबकि 156 अफराद के टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार है। बुरेवाला से अपडेट करेंगे आपको। बुरेवाला में 14 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल का इस हवाले से कहना है कि कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 191 हो गई है। मियांवाली से अपडेट करेंगे आपको। मियांवाली डीएचओ अमीर अहमद खान ने एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर मुतादिद होटल सील कर दिए हैं। डीएचओ ने सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर 2 स्वीट शॉप्स को भी सील किया। जनरल बस स्टैंड मियांवाली और वत्ता खेल चौक पर कायम 3 होटल्स को 5-5 हजार रुपए के जुर्माने किए गए हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मियांवाली डीएचओ अमीर अहमद खान ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद होटल को सील कर दिया। डीएचओ ने सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 2 स्वीट शॉप्स को भी सील कर दिया। जनरल बस स्टैंड मियांवाली और बत्ता खेल चौक पर कायम 3 होटल्स को 5-5 हजार रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। आपको अपडेट करें। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक को मुल्तान डिवीजन के 4 डिप्टी कमिश्नर्स ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर की गई कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 35,35,900 जुर्माने, जबकि 1,069 दुकानों को सील किया जा चुका है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले 7,016 गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक को मुल्तान डिवीजन के 4 डिप्टी कमिश्नर ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर की गई कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 35,35,900 जुर्माना, जबकि 1,059 दुकानों को सील किया जा चुका है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले 716 गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कमिश्नर मुल्तान शानुल हक को मुल्तान डिवीजन के 4 डिप्टी कमिश्नर्स ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर की गई कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी है। बहावलपुर समेत सूबा भर में हुकूमत पंजाब की जानिब से मवेशी मंडियां लगाने के एसओपीज जारी कर दिए गए, जिसके तहत शहरी हुदूद में कोई भी मंडी नहीं लगाई जा सकेगी। शदीद रश को कंट्रोल किया जाएगा, जबकि एक गाड़ी में सिर्फ 2 लोग जानवर खरीदने मंडी में आ सकेंगे। दस्तानों और मास्क के बगैर मंडी में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। अपडेट करेंगे आपको बहावलपुर से, जहां सूबे भर में हुकूमत पंजाब की जानिब से मवेशी मंडियां लगाने के एसओपीज जारी कर दिए गए। मुजफ्फरगढ़ से अपडेट करेंगे आपको। कोरोना वायरस की वजह से मुजफ्फरगढ़ के शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया सहूलत सेंटर 1.5 माह से बंद है। जिला इंतजामिया का कहना है कि कोरोना के खतरात के पेश नजर सहूलत सेंटर को बंद किया गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रोही आमिर डोगर। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ में फैसिलिटेशन सेंटर कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुके हैं और बंद पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं उनको मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ा है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से यह बताया गया कि कोरोना वायरस के खदशात की वजह से पंजाब भर में फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो बंद किए गए हैं। फैसिलिटेशन सेंटर में डोमिसाइल, असला लाइसेंस और इसके अलावा दीगर सिस्टम जो कंप्यूटराइज तरीके से जो है मुहैया किया जाता है और शहरियों को यहाँ पर बेहतरीन किस्म की सहूलियत जो प्रोवाइड की जाती हैं। 1.5 माह से जायद का अरसा गुजर चुके हैं, मगर फैसिलिटेशन सेंटर जो अभी तक नहीं खोला गया कोरोना के खतरात के पेश नजर। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, कोरोना वायरस इमरजेंसी में मुतासिर होने वाले कारोबार में शादी हॉल्स, मैरिज लॉन और मार्केट भी शामिल हैं। लोगों की खुशियों में शरीक होने वाले मालिक कारोबार बंद होने से खुद दुखी हैं। अपडेट करेंगे आसिम सिद्दीक। ये कोरोना वायरस इमरजेंसी में कारोबार बंद हुए तो इसमें ऐसा कारोबार भी बंद हुआ जो लोगों को खुशियां उनकी तकरीबात में शामिल होता था। मैरिज मार्केट, लॉन और हॉल इससे मुतासर हुए जो अभी तक नहीं खुल सके। चौधरी मोहम्मद आजम ऐसे एक मार्केट के मालिक हैं। आजम साहब, कितना नुकसान हो चुका है अब तक आप लॉकडाउन की वजह से और ना खुलने की वजह से? कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन होने के वेरी फर्स्ट डे 13 मार्च को तालीमी अदारे और मैरिज हॉल्स और होटल्स जो है वो पहले दिन बंद हो गए थे।
تو لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد تمام کاروباری ادارے، تمام انڈسٹریز، تمام ٹرانسپورٹ سے ریلیونٹ اور شاپنگ مالز وغیرہ کھل چکے ہیں، اور یہ واحد ادارہ جو میرج ہالز اور شادی ہال اور ہوٹلز ہیں یہ ابھی تک بند ہے۔ رحیم یار خان میں تقریباً 25 مارکیز اور 125 کے قریب میرج ہالز اور لانز ہیں جو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں، اور ان سے منسلک تقریباً 20 سے 22 ہزار لوگ جو بے روزگار ہونے کی وجہ سے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہوئے ہیں۔ تو میری گورنمنٹ سے یہ التماس ہے کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری اگر پاکستان لیول پر دیکھا جائے تو تقریباً ہزاروں میرج ہالز اور لاکھوں شادی ہالز بند ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔